नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर मुंबई में विशेष समारोह। राष्ट्रपति ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में रिजर्व बैंक का अहम योगदान। चिली के राष्ट्रपति बोरिक फोन 5 दिन की भारत यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर करेंगे चर्चा। महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा या नहीं, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेगी फैसला। बिल के विरोध में पूरा विपक्ष। जगदंबिका पाल ने कहा, बिल का विरोध सोची समझी रणनीति का हिस्सा। दिल्ली में आज फिर खुलेगी केजरीवाल और आतिशी सरकार की पोल। शराब, स्वास्थ्य, डीटीसी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी वायु प्रदूषण पर सीएजी रिपोर्ट। और म्यांमार में भूकंप से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीम मांझे में खोज और बचाव अभियान में जुटी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। बोरिक फोन आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फोन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे, जो उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति बोरिक के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें मंत्री, सांसद, व्यापार संघ और भारत चिली सांस्कृतिक संबंध से जुड़े प्रमुख चिली नागरिक शामिल हैं। राष्ट्रपति के रूप में फोन की पहली भारत यात्रा है। इस दौरान राष्ट्रपति बोरिक आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। मुंबई और बेंगलुरु में वे राजनीतिक नेतृत्व, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और तकनीकी दिग्गजों से भी मिलेंगे। और आपको बता दें, चिली के राष्ट्रपति ने अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रहित से जुड़े मसलों पर बातचीत हुई। भारत चिली संबंधों की विशेषता पारंपरिक रूप से गर्मजोशी, मित्रता और विभिन्न मुद्दों पर विचारों की समानता रही है। दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर व्यापक रूप से सहयोग करते हैं और जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और यूएनएससी के विस्तार और सुधारों पर समान विचार साझा करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों पर। खासतौर से अगर बात की जाए, चिली इसी क्षेत्र में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही भारतीय निवेश लगभग 620 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का यहाँ अनुमान है। भारतीय कंपनियों की अगर बात की जाए तो चिली में इन कंपनियों का अधिग्रहण भी किया हुआ है और एक तरीके से बोलबाला इनका है। संयुक्त उद्यम स्थापित करके चिली के बाजार में भारत का जो प्रवेश है माना जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी वस्तुएं जिनका निर्यात लगातार किया जाता है। इसमें मोटर वाहन, कार, औषधि निर्माण, रसायन, लौह इस्पात के उत्पादों का निर्यात शामिल है। साथ ही मानव निर्मित धागा, कपड़े, सूती कपड़े, मेरा आरएमजी कपास का निर्यात भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ऑटो घटक, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण, चमड़े के सामान, रबर उत्पाद, साथ ही साथ थोक औषधियाँ जो हैं इसके समेत कई इसमें ऐसे उत्पाद जो शामिल हैं निर्यात में। सितंबर 2016 को भारत चिली अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते का दायरा 474 से बढ़कर 2829 टैरिफ लाइनों तक पहुंचा है। इसके अलावा विस्तारित अधिमान्य व्यापार समझौता मई 2017 में लागू हुआ। भारत और चिली के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर 9 मार्च 2020 को हस्ताक्षर किए गए। तो ये कुछ खास ऐसे पड़ाव आए हैं दोनों देशों के बीच, किस तरीके से जो संबंध हैं और मजबूत हुए हैं। और न सिर्फ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जो संबंध हैं वो भी और गहरे दिखाई देते हैं। दरअसल चिली में भारतीय संस्कृति बहुत लोकप्रिय है। यहाँ कई स्थानीय योग विद्यालय हैं, जैसे अगर इनमें बात की जाए कुंडलिनी योग
इसके अलावा अयंगर योग, बिक्रम योग, ये काफ़ी लोकप्रिय है चिली में, और उसके साथ साथ आयुर्वेद भी बेहद लोकप्रिय है। चिली ने 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। यहाँ कुछ आयुर्वेद संस्थान, क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इनमें अगर इस्कॉन, ब्रह्मकुमारी समाज और आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन भी फल फूल रहे हैं। चिली में कुछ हिंदू मंदिर हैं। भारतीय समुदाय की बात करें तो चिली में यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4000 प्रवासी भारतीय रहते हैं। इसके अलावा भारत से पेशेवरों और व्यापारियों का लगातार आना जाना लगा रहता है, जो मुख्य रूप से अगर बात की जाए अलग अलग क्षेत्रों की, जब बात करते हैं, जो वित्तीय सेवा क्षेत्रों की बात करें, सिटी की बात की जाए, उसमें शामिल रहते हैं। और चिली में कुछ भारतीय श्रमिक भी मौजूद हैं। तो ये तो बात हुई भारत और चिली के जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनकी भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पेश करेगी। ये तो लगभग तय है, लेकिन वो दिन और तारीख कौन सी होगी, इस पर मंथन चल रहा है। अब खबर ये भी आ रही है कि आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आज ये तय हो जाएगा कि कल यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाए या नहीं। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू कह चुके हैं कि सरकार की मंशा संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने की है। उन्होंने संकेत दिया कि विधेयक लोकसभा में बुधवार को पेश किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जेपीसी ने इस बिल पर एक बिंदु पर काम किया है और सरकार सदन में बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बीच आज एक बार फिर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष सदन में बिल का विरोध करेगा। उनका कहना है कि जल्द और ज़बरदस्ती से इसे जेपीसी में पास करवाया गया। विपक्ष को एक दिन पहले 1000 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी गई थी, जिसे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। बहरहाल आपको सुनाते हैं कि किरेन रिजिजू का वक्फ संशोधन बिल पर दिया गया बयान, क्या कुछ कहा था उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज तक का इतिहास में जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झूठ ना बोले। किरेन रिजिजू, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल या कुछ और संस्थाएं जो कि इस पर जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक के असंवैधानिक होने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर पलटवार किया। उनका तारीख है कि संविधान के खिलाफ कोई भी बिल पेश नहीं किया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमज़ान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमज़ान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोज़ा रखते हों, उस रोजे के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे। तो वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी बनी, उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो प्रदर्शन उसका किया गया है, उनके द्वारा उसकी निंदा उन्होंने की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि काली पट्टी बांधकर नमाज अता करना कहीं ना कहीं एक सोची समझी जो साजिश है वो नज़र आती है। तो लगातार वक्फ संशोधन विधेयक पर अगर बात की जाए, सरकार चर्चा की बात कर रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो अभी भी जो विरोध के सुर हैं वो यहाँ उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब खासतौर से जैसा हमने आपको बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जो जेपीसी बनी, उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रदर्शन की निंदा की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने की सोची समझी जो साजिश है वो कहीं ना कहीं नजर आती है।
सरकार हर बिल को टेबल करता है। तो खासतौर से आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक की अगर बात की जाए, इस पर जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उनका क्या कुछ कहना था, जो कि खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं वो भी लगातार इस बात पर तूल देते, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर असंवैधानिक कुछ नहीं है, सब संवैधानिक है, लेकिन विपक्ष जो है वो सिर्फ हट कर बैठा हुआ है। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए, अब कई ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके पक्ष में भी नज़र आ रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर मचे घमासान के बीच कई ऐसे अल्पसंख्यक संगठन हैं जो संशोधन बिल के समर्थन में आ गए हैं। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने बिल का समर्थन करते हुए ये उम्मीद जताई है कि केरल के सभी सांसद बिल का समर्थन करेंगे। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया भी वक्फ पर लाए जा रहे संशोधन बिल के साथ नजर आ रही है। इस बीच ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल की ओर से भी कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर भ्रम फैलाया जा रहा है और ये आम मुसलमानों के हित में है। वक्फ पर सरकार को मिल रहा साथ, लेकिन विपक्ष कर रहा दो दो हाथ। वक्फ पर तकरार, जंग आर पार। वक्फ बिल पर एक और सरकार को तमाम अल्पसंख्यक संगठनों का साथ मिल रहा है, तो वहीं संसद में वो विपक्ष के साथ आर पार की जंग के मूड में है। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल यानी केसीबीसी के बाद कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। संगठन ने एक बयान में कहा है कि मौजूदा वक्फ कानून के कुछ प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। संगठन ने कहा कि जल्द ही संसद में वक्फ बिल आने वाला है और सभी राजनीतिक दलों और सांसदों को इस पर निष्पक्ष और सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष जोर दिया है। दो ईसाई संगठनों की ओर से बिल का समर्थन करने की अपील के बाद तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इसका स्वागत किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये अधिनियम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये कुछ लोगों के दिमाग में जहर घोलने के लिए फैलाया जा रहा दुष्प्रचार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केरल के सभी सांसद सभी लोगों के हित में इस विधेयक का समर्थन करेंगे और तुच्छ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लोगों के हितों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने भी फैसले को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा, केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा उठाया गया ये एक स्वागत योग्य कदम है। उनका आह्वान मौजूदा वक्फ अधिनियम में उन धाराओं में संशोधन करने का है जो अनुचित और संविधान विरोधी है। केरल के कैथोलिक बिशपों ने केंद्र के वक्फ विधेयक का समर्थन किया है। दरअसल केसीबीसी ने मौजूदा वक्फ कानून के असंवैधानिक और न्यायपूर्ण प्रावधानों को संशोधित करने की जरूरत बताते हुए केरल के सभी सांसदों से केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ विधेयक का समर्थन करने की अपील की। केरल राज्य वक्फ बोर्ड ने मुनम्बम में लगभग 404 एकड़ भूमि पर दावा किया है, जहां 600 से अधिक परिवार बसे हुए हैं। इनमें से अधिकांश लैटिन कैथोलिक समुदाय के ईसाई और पिछड़े वर्गों के हिंदू हैं, जो दशकों से इस भूमि पर रह रहे हैं और उन्होंने इसे फारूक कॉलेज से कानूनी रूप से खरीदा था। फारूक कॉलेज ने पुष्टि की है कि उसे ये भूमि दान में मिली थी, जिसे बाद में उसने बेच दिया। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड मौजूदा कानूनों का हवाला देते हुए इस भूमि पर दावा कर रहा है। केसीबीसी का मानना है कि ऐसे कानूनों में संशोधन कर न्याय संगत भूमि स्वामित्व को सुरक्षित करना आवश्यक है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने भी कहा है कि वक्फ विधेयक पर भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी,
फिलहाल वक्फ विधेयक पर सरकार को तमाम संगठनों से समर्थन मिल रहा है और फैसला संसद में होना है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कौन सी वो तारीख होगी, क्या समय होगा, इस पर लगातार मंथन भी हो रहा है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर लगातार हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। जिस तरीके से सरकार लगातार इस पर चर्चा की बात कर रही है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इसके पक्ष में हैं, लेकिन विपक्षी दल जो हैं या विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल कब ये जो बिल है पारित किया जा सकता है, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर खासतौर से देखा जाए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास लगातार जो मंथन है, अब वो शायद यही चल रहा है कि आखिर कौन सी तारीख रहेगी, क्या समय रहेगा, और जो उम्मीद है वो कल की जा रही है। फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, हम जानते हैं कि जो बजट सत्र का दूसरा चरण है उसमें अब ज़्यादा समय नहीं है, और आज हम देख रहे हैं कि दोनों सदनों में जो लिस्टेड कार्रवाई है उसमें वक्फ संशोधन बिल शामिल नहीं है। संकेत ये दिए गए हैं कि कल ये लोकसभा में रखा जा सकता है, और इसकी औपचारिक जानकारी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है 12 बजे के बाद होनी है लोकसभा, जिसमें लोकसभा के जो प्रमुख नेता है विभिन्न दलों के, उनके साथ ये बैठक होती है। उसमें इस बात की औपचारिक जानकारी तमाम दलों के नेताओं को दी जाएगी। तो संभवतः कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। हम जानते हैं कि जेपीसी की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है, उसे स्वीकार किया जा चुका है, और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन भी स्वीकार किए गए हैं कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो अब ये बिल पेश होना है, तो निश्चित तौर पर इंतजार है संभवतः कल जब ये लोकसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा। तो ये उससे पहले हम देख रहे हैं कि अलग अलग दल अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं या अपना रुख सामने रख रहे हैं। एनडीए के सभी जो सहयोगी दल हैं वो एक तरह से देखें तो मोटे तौर पर इस विधेयक के समर्थन में है और इसके पक्ष में बात कर रहे हैं। जेडीयू के राजीव ललन सिंह ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है उस बयान पर जब कांग्रेस ने कहा था कि नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जेडीयू या नीतीश कुमार क्या करते हैं। मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने किया है बिहार में, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ एक तरह से देखें तो एक वादा करती रही है, उसने कोई वादा पूरा नहीं किया मुसलमानों से। तो इस तरह की बयानबाजी भी हम देख रहे हैं। आरपीआई के रामदास अठावले हैं, वो समर्थन में बयान दे रहे हैं। तमाम जो अन्य नेता हैं जो बीजेपी के एनडीए के, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस बताए कि इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसे वो असंवैधानिक कह रही है। झूठ बोलने का काम कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और तमाम नेता कर रहे हैं। फिर जब सारे प्रावधानों को लेकर चर्चा करने को सरकार तैयार है, तो इस तरह के झूठ के बयान क्यों दिया जा रहा है। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, निशिकांत दुबे ने आज एक बड़ा बयान दिया है दूरदर्शन से बातचीत में, और पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी भी दी थी कि अगर आप वक्फ जब कानून बना सबसे पहली बार आज़ादी के बाद, वो इसका प्रस्ताव और ये जो बिल है, देखिए वो मोहम्मद अली जिन्ना के समय प्रस्तावित हुआ था, और तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने जिन्ना की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया, तब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 13 में जो संशोधन आया, एक तरफा संशोधन था, उसके बाद इतने विवाद आए। अब जब संविधान सम्मत संशोधन कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जो सत्ता पक्ष ला रहा है जेपीसी में चर्चा के बाद, तब फिर कांग्रेस को ये विरोध क्यों है? क्योंकि कांग्रेस देश बांटने का काम करती रही है, उसकी जो सोच है वो देश बांटने की रही है। ये बड़ा आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया है, बिल्कुल आपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए और दूरदर्शन से बातचीत में। जी शैलेंद्र, क्योंकि 2013 से लेकर 2025 तक की अगर बात की जाए, तब कहीं ना कहीं संकेत जो मिले थे कि वोट बटोरने की क्या प्रयास किए जाते हैं, अब भी लगभग वही विचारधारा नजर आती है। और जैसा किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करती हैं, वो जबकि इसके पक्ष में नजर आती हैं।
देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो है कि वक्फ कानून संसद से ही पारित होकर बना था, संसद में ही बिल आया था, उसमें तमाम संशोधन हुए, वो भी संसद से पारित हुए। अब मौजूदा सरकार अगर कोई संशोधन ला रही है, जिसको जेपीसी में भेजा गया विचार विमर्श के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, उनकी राय जाने गई, फिर ये कह देना कि संविधान सम्मत नहीं है, ये कहाँ का तर्क है? आप कैसे ये बात कह सकते हैं? और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक भी ऐसा प्रावधान बता दीजिए जिसमें ये प्रावधान हो कि दरगाह या ईदगाह या इबादत की जो जगह है उसकी कोई जमीन छीन ली जाएगी जी। जबकि प्रावधान ये है कि उन जमीनों के उपयोग के लिए पारदर्शिता हो, उसकी जो आय है वो गरीब मुसलमानों, विधवा जो महिलाएं हैं उनके हक में खर्च हो, उससे उनका फायदा हो, नहीं मुतलवी और जो वक्फ की जमीनों पर जो कुछ लोग कब्जा जमाए बैठे हैं उनके बजाय। तो फिर ये कैसे मुसलमानों के विरोध में हुआ? और रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, एक तरफा दावे न हो, और अगर ऐसे कोई दावे होते हैं तो उसके लिए वक्फ बोर्ड का एक पुनर्गठन का प्रस्ताव है और उसके बाद की भी व्यवस्था है। तो ये फिर क्यों इस तरह का विरोध किया जा रहा है? बिल्कुल, और एक व्यापक स्तर पर हमने भी देखा है, जिस तरह की जानकारी भी दी गई कि संशोधन के लिए एक अगर सुझावों की भी बात की जाती है वो भी वृहद स्तर पर अभी तक प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद ही सरकार का प्रयास है कि इसको पेश किया जाए, पारित किया जाए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में, खासतौर से अगर बात की जाए संसदीय कार्रवाई की, तो आपको बता दें आज भी दोनों सत्रों में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े जो अहम विधायी कामकाज हैं उस पर चर्चा होगी। उच्च सदन यानी राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रतिवेदन रखे जाएंगे। इसके अलावा 2 अहम विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं के में हित संरक्षण विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। ये बिल भारत में लागू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है, जिसमें मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित केपटाउन कन्वेंशन और मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित कन्वेंशन का प्रोटोकॉल शामिल है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसे हाई वैल्यू एसेट्स के अधिकार सुरक्षित करने में एकरूपता लाना है। और इसके साथ साथ राज्यसभा में आज एक और अहम विधेयक त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद गुजरात को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। वर्तमान में IRMA एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करेगा और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियां संचालित करेगा। यह डिग्री कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करेगा और सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा। यह भारत में या भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर दूरस्थ परिसर या संबद्ध संस्थान स्थापित कर सकता है। संबद्धता और मान्यता बोर्ड इसके लिए बनाए जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता कुलपति करेंगे। तो खासतौर से लोकसभा की भी अगर बात की जाए तो लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल होना सूचीबद्ध है। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रालय में संबंधित अनुदान मांगों पर कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। लोकसभा की कार्यवली में आज 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। तटीय नौवहन विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी। तो आज जो चर्चा है काफ़ी अहम मानी जा रही है और ख़ासतौर से जो विधेयक जिन पर चर्चा की जानी है उनको लेकर अगर बात की जाए किस तरीके से 2 अहम विधेयक जो कि ज़ाहिर तौर पर जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे वायुयान से संबंधित जो और भी वस्तुएं हैं उनको लेकर उनके सहित संरक्षण की जो बात कही जा रही है कि वो किस तरह का लाभ उसके ज़रिए मिल सकता है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से वायुयान वस्तुओं के संरक्षण की जब बात की जा रही है, कितना लाभ इसके ज़रिए और आवश्यकता की अगर बात की जाए, क्या कुछ आवश्यकता इस विधेयक?
देखिए, हम जानते हैं कि विकसित भारत 2047 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सेक्टर्स में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे आप पोत परिवहन से जुड़ा देखें सेक्टर, उसमें पिछले हफ्ते ही एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया था, चर्चा हुई थी, या फिर वायुयान से जुड़ा आप देखें वो सेक्टर है, इसमें हम कलबुर्जों के निर्माण या फिर जो भविष्य में जो हमारी ज़रूरतें हैं वो किस तरह से होंगी, तो उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। हम ये देख रहे हैं कि ऐसे तमाम विधेयकों को पारित कराने की या पेश करने की कोशिश है बजट सत्र के दूसरे चरण में, जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर से महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो सहकारिता का क्षेत्र है उसमें हम देख रहे हैं कि त्रिभुवन सरकारी जो बिल है वो एक यूनिवर्सिटी जो आनंद में है गुजरात में, उसका नाम बदलने और तमाम उसमें यूनिवर्सिटी में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय होगा, जो लोकसभा में बिल पारित हो चुका है, राज्यसभा में बिल आएगा। इस तरह के विधेयक पारित किए जा रहे हैं जिससे जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ सके, सहकारिता क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था जब लोकसभा में बिल पारित हो रहा था, उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि जैसे ओला उबर टैक्सी है उस तर्ज पर सहकारिता क्षेत्र में देश भर में एक टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी जिससे लोगों को लाभ हो। जी, यानी एक प्रयास हम मान सकते हैं शैलेंद्र कि जो सहकारिता क्षेत्र है उसमें और ज्यादा मजबूती जो है वो नजर आ सके इस विधेयक के जरिए भी। बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप देखें तो मोदी सरकार का बहुत जोर है कि सहकारिता का विकास, और अमूल जैसे सफल उदाहरण है जहां एक छोटी सी शुरुआत हुई थी और अब इतना बड़ा हम देखते हैं कि वो सहकारिता क्षेत्र में एक सफल मॉडल के तौर पर सामने है। तो निश्चित तौर पर जब पाठ्यक्रम होंगे, कोर्स होंगे, तो हम देखेंगे कि सहकारिता क्षेत्र का और बेहतर विकास हो सकेगा। तो उस लिहाज से ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि सहकारिता में पैक्स के गठन हो या फिर तमाम कानूनों में बदलाव की बात हो, उस पर मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ती रही है। साथ ही साथ उनको सपोर्ट की बात की जाती रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में हम देखेंगे कि भारत के विकास में जो सहकारिता का की जो भूमिका है वो और बढ़ने वाली है। अभी हम कुछ राज्यों में इसका सफल मॉडल देखते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर दक्षिण के राज्यों में, लेकिन व्यापक स्तर में देश भर में इस सफल मॉडल को दोहराया जाए अलग अलग जगहों पर, स्थानीय स्तर पर, उस दशा में हम देख रहे हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कि हम बात करें इस विधेयक की बात की जाए या वायुयान वस्तु में हित संरक्षण विधेयक की, जिस पर जो चर्चा होगी और उनको पारित किया जाएगा, दोनों अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसका लाभ देश को मिलेगा क्योंकि एक विजन जो है इसके जरिए नजर आता है। फिलहाल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र बता रहे थे कि किस तरीके से जो चर्चा होगी, एक सार्थक चर्चा जिसका जो लक्ष्य है, क्योंकि हम बात करते हैं देश को विकसित बनाने की, विकसित भारत का जो विजन है उसके लिए क्या कुछ अहम हो सकता है, उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देर रात कठुआ के पंचतीर्थी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल इलाके में घात लगाए बैठे हुए थे। देर रात संदिग्ध मूवमेंट का पता चला, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग की गई। सुरक्षा बल अब इलाके की घेराबंदी कर जॉइंट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। दरअसल यूनुस ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों, जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वे जमीन से घिरे हैं, उनके पास समुद्र का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस ने आगे दावा किया कि इस इलाके में समुद्र के एकमात्र संरक्षक वही हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सख्त टिप्पणी करते हुए बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस द्वारा दिए गए बयान को अपमानजनक और कड़ी निंदा योग्य बताया है। असम के सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक गलियारे से जुड़ी लगातार खतरे की कहानी को बता रही है। उन्होंने आगे लिखा, भारत के भीतर के तत्वों ने भी पूर्वोत्तर को बाकी देश से अलग करने के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग को काटने का खतरनाक सुझाव दिया था। इसलिए चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और उसके आसपास और भी मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करना जरूरी है। इसके अलावा चिकन नेक को प्रभावी ढंग से दरकिनार करते हुए पूर्वोत्तर को भारतीय इलाकों से जोड़ने वाला वैकल्पिक सड़क मार्गों की खोज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दृढ़ संकल्प और नवाचार के साथ इसे किया जा सकता है। मोहम्मद यूनुस के ऐसे भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
बात पश्चिम बंगाल की, जहां दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा में कल रात एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट में 4 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सुंदरबन पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पाथर प्रतिमा प्रखंड के धोलाहाट गांव में हुए विस्फोट में एक महिला घायल भी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी शव बरामद कर लिए गए हैं और महिला के अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। पुलिस ने कहा है कि घर में 2 गैस सिलेंडर मौजूद थे और इनमें विस्फोट घर के अंदर रखे पटाखों की वजह से होने का संदेह है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि बचाव अभियान पूरा हो गया और स्थिति नियंत्रण में है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और जांच भी जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने दक्षिण 24 परगना विस्फोट की घटना पर कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बम और बारूद पर बैठा रखा है। कि मैंने पहले ही ऐसी आशंका जताई थी कि इस तरीके की घटना बंगाल में हर 2 महीने 3 महीने में घटेगी, क्योंकि बंगाल को ममता बनर्जी ने बम और बारूद के ऊपर बैठा के रखा है। इसको ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया बंगाल को, और वही हो रहा है। अभी तो हुआ है, आप 2 महीना वेट करिए, 2 से 3 महीने के अंदर फिर एक ऐसी घटना घटेगी। ऐसी घटना बार बार घट रही है और बार बार घटेगी, क्योंकि जब तक ममता बनर्जी इस बंगाल की होम मिनिस्टर है। इतना नालायक होम मिनिस्टर बंगाल ने किसी भी समय में, इंडिपेंडेंस के बाद से, हमारे आज़ादी की बात से आज तक कभी नहीं इतना इनकॉम्पिटेंट और होम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। और खबर झारखंड के साहिबगंज से, जहां बरहेट में एनटीपीसी फाटक के पास 2 मालगाड़ियों के बीच आपस में जोरदार टक्कर हो गई। झारखंड के साहिबगंज के बरहेट में आज सुबह करीब 3 बजे एनटीपीसी द्वारा संचालित निजी लाइन पर 2 मालगाड़ियों की टक्कर हुई। ये निजी स्वामित्व वाली और एनटीपीसी द्वारा संचालित लाइन है, जो कहलगांव और फरक्का थर्मल पावर प्लांट को जोड़ने वाले ट्रैक पर है। ये ट्रैक एनटीपीसी लालमटिया एमजीआर के नाम से लोकप्रिय है और इसका संचालन भारतीय रेलवे से संबंधित नहीं है, जिसमें एमजीआर लाइन, लोको, चालक दल, रखरखाव, सिग्नल आदि का पूरा संचालन एनटीपीसी करता है। दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी एनटीपीसी अधिकारियों से प्राप्त हुई है। अभी तक जो जानकारी मिली है, वहीं मध्य प्रदेश में आज से नई आबकारी नीति 2025 लागू हो गई है। इसके तहत राज्य में 19 धार्मिक जगहों पर करीब 47 शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर और महर सहित कुछ ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी शराब प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा मंडलेश्वर, ओरछा, महर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक के शहरी सीमा में शराब की सभी दुकानें और बार बंद रहेंगे। सलकनपुर, कुंडलपुर, बंदकपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा ग्राम पंचायत सीमा में भी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस वर्ष 24 जनवरी को इन 19 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह पवित्र घोषित करते हुए यहां मद्यनिषेध की घोषणा की थी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इन क्षेत्रों के धार्मिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसका जनता ने स्वागत किया है। और बात दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा में आज एक बार फिर केजरीवाल और आतिशी सरकार की पोल खुलने वाली है। शराब, स्वास्थ्य और डीटीसी के बाद रेखा सरकार आज एक और कैग रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर चुकी है। आज सीएम प्रदूषण और उसकी रोकथाम से जुड़े मुद्दों से संबंधित एक कैग रिपोर्ट विधानसभा में रखेंगी। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन के प्रयासों और उस पर हुए खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। कैग की रिपोर्ट साल 2022 की दूसरी रिपोर्ट है, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है। इससे पहले भी दिल्ली शराब घोटाला, स्वास्थ्य और डीटीसी से जुड़ी कैग रिपोर्ट आ चुकी है। इसके साथ ही कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह आरोप लगाया था कि पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं रिपोर्ट सामने आने पर साफ हो सकेगा कि केजरीवाल और आतिशी सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए थे और उनका क्या असर रहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति जताई है और सभी केसों की एक साथ सुनवाई की बात कही गई है। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी सिविल वादों को सुनने योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। बात उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 4 प्रमुख जिलों हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 15 स्थानों के नामों में परिवर्तन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को जनभावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप बताया है, जिससे लोग महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में योगदान दे सकें। हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक में औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर किया गया है। देहरादून जिले में भी कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में मियांवाला का नाम अब रामजीवाला किया गया है। नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग का नाम गुरु गोलवलकर मार्ग कर दिया गया है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी रखा गया है। और बात कर लेते हैं म्यांमार की, जहां पर भूकंप के बाद से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। भारत की ओर से NDRF की टीमें मंडाले में खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। NDRF के बचाव अभियान से जुड़ा एक वीडियो विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। म्यांमार में भूकंप से मची तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत लगातार म्यांमार की मानवीय सहायता कर रहा है। 50 टन राहत सामग्री लेकर INS सतपुरा और INS सावित्री यांगून पहुंचे। ये राहत सामग्री म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर को सौंपी गई। अब तक भारतीय वायुसेना के 6 विमान और नौसेना के 5 जहाज म्यांमार में राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं। भारत की ओर से बड़े पैमाने पर राहत और सहायता सामग्री म्यांमार के यांगून, नेपिटा और मांडाले तक पहुंचाई जा चुकी है। म्यांमार में आए विनाशकारी 7.7 तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की संख्या 2000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने में RBI का उल्लेखनीय योगदान है। RBI की 90वीं वर्षगांठ पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने RBI की महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का मिशन एक ऐसे वित्तीय इकोसिस्टम की मांग करता है जो सभी के लिए सुलभ हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में RBI ने नाबार्ड, IDBI, नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना करके वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इसने कृषि, लघु व्यवसाय और हाउसिंग सेक्टर को आवश्यक सहायता मिली है। The RBI has over the years strengthened the financial ecosystem by establishing key institutions such as the NABARD, IDBI, CDB and National Housing Bank. It has thus provided essential support for agriculture, small businesses and housing. Initiatives like the Lead Bank scheme have laid the foundation for expanding banking reach, ensuring that economic growth is inclusive and widespread. इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 90 वर्षों में RBI का सफर सरकार के दृष्टिकोण और नीतियों के अनुरूप रहा है। उन्होंने कहा कि RBI ने देश के भुगतान ढांचे को लगातार आधुनिक बनाकर भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। The RBI has not only evolved with the changing times, but has been a key
architect of India's financial transformation. From containing inflation and strengthening financial inclusion to maintaining monetary stability and enabling robust economic growth, its role has been fundamental in shaping the nation's economic destiny. The RBI's remarkable journey over the past 90 years has been closely aligned with the vision and policies of the government. This enduring partnership has been essential in navigating complex economic transitions, implementing critical financial reforms, and maintaining macroeconomic stability. तो अगर बात तो यहाँ की जाए ना सिर्फ आरबीआई की बल्कि खासतौर से आज का जो दिन है नए वित्त वर्ष की आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में भारतीय शेयर बाजार नए वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी सत्र में लाल निशान खुला। बाजार में चौतरफा गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 470 अंकों की गिरावट के साथ 76,940 के करीब, वहीं निफ्टी 151 अंक गिरकर 23,368 पर कारोबार करता नजर आया। बाजार में गिरावट की वजह 2 अप्रैल से अमेरिका द्वारा ओपन ट्रेडिंग पार्टनर देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को माना जा रहा है। हालांकि दोनों घरेलू इंडेक्स गिरावट के दौर से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव आईटी शेयरों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी और खासतौर से प्राइवेट बैंक इंडेक्स लाल निशान में है। वहीं ऑटो, पीएसयू बैंक और एनर्जी में हरा निशान नजर आया। गिरावट के बाद भी बाजार में चढ़ने वाले शेयरों की संख्या अधिक है। एनएसई पर 843 शेयर हरे निशान और 323 शेयर लाल निशान में नजर आए। और वहीं शेयर बाजार को लेकर आपको बता दें, आज से शुरू हुए वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 12% तक रिटर्न देने की उम्मीद जताई गई है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी से 8 से 10% और सेंसेक्स से 8 से 12% तक का सालाना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। यह अनुमान पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर है क्योंकि 2024 और 25 में निफ्टी ने करीब 7% का मुनाफा दिया था। गोलाफाई की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू केंद्रित कंपनियां वैश्विक अनिश्चितताओं जैसे अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी और कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव के असर से बचने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। निजी बैंकों की उधारी 14 से 16% बढ़ सकती है। और वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड यानी सीबीटी की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को सीबीटी की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ईपीएफओ सदस्य 5 लाख रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। सरकार का यह फैसला ईपीएफओ सदस्यों के लिए निकासी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। ईपीएफओ ने अप्रैल 2020 में बीमारी से जुड़ी अग्रिम निकासी के लिए ऑटो क्लेम प्रक्रिया शुरू की थी। मई 2024 में इस सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था। ऑटो सेटलमेंट में ऑटो मोड में दावों का निपटान 3 दिन में होता है। अब तक 95% दावे ऑटोमेटिक पूरे हुए हैं। 2024 और 25 में 2.16 करोड़ ऑटो क्लेम निपटाए गए हैं। ईपीएफओ ने दावा किया है कि इस ऑटो सेटलमेंट सुविधा के जरिए सदस्यों को तेज और निर्बाध सेवा मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं नवरात्रि की भी, जो यहाँ चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। देश भर में मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की उपासना हो रही है। इसी श्रृंखला में दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में, जो कात्यायनी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, अपने अद्वितीय धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि की 9 दिनों और महीने के पूर्णिमा के दिन होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ मां महिषासुरमर्दिनी का दरबार इन विशेष अवसरों पर ही सजता है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन खास दिनों का लाभ उठा सकते हैं। प्रथमम शेयर
शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्र घंटा की पूजा, उपासना और आराधना की जाती है। अभी हम छतरपुर मंदिर में हैं। सबसे पहले आपको मां कात्यायनी देवी के दर्शन करा दे रहे हैं। पूजा अर्चना हो रही है मां कात्यायनी देवी के मंदिर में। ये मंदिर क्यों यहाँ पर सिर्फ महीने में एक बार और सिर्फ नवरात्रि में 9 दिन खुलता है, ये तमाम आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस मंदिर के जो पूरा कारभार इस मंदिर का संभालते हैं। कात्यायनी माँ के दर्शन तो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रोज होते हैं, क्योंकि कात्यायनी माँ बाबा की पुत्री की तरह थी। वो हमारी कुल देवी हैं। ये जहाँ हम जिस दरबार के सामने खड़े हैं, ये महिषासुर मर्दिनी का दरबार है। तो महिषासुर मर्दिनी का जो उदय था वो किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था वो बहुत उग्र था। तो माँ शक्ति का उदय हुआ उसका वध करने के लिए। नवरात्र में महोत्सव मनाते हैं, हर पूर्णिमा को उत्सव मनाते हैं। इसीलिए हम पूर्णिमा को ही और नवरात्र में यहाँ जो हम यहाँ हैं वो खोलते हैं मंदिर को। बाकी कात्यायनी माँ के मंदिर ऊपर है, जो सब दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दर्शन मिलता है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कई जन्मों का पुण्य है जो माँ के दर्शन करने के लिए मिले आज। माँ की अनुपम कृपा से, बाबा संत नागपाल बाबा के आशीर्वाद से आज अद्भुत दर्शन की प्राप्ति हुई और माँ सर्व कार्य सिद्ध करने वाली है। और मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि माँ के दर्शन करें, नवरात्रों को सफल बनाएं। माँ से जो भी मांगो, कहते हैं ना, मान्यता है 9 दिनों में जो भी माँ से मांगा जाता है वो मिल जाता है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। अगर हिंदू पंचांग के हिसाब से कहा जाए तो कल द्वितीय तृतीय एक हो गई थी, तो माँ कुशमुंडा की भी पूजा की जा रही है। और साथ ही साथ आज यहाँ पर क्योंकि बाबा नागपाल ने माँ को बेटी माना था, तो वो पूरे 9 दिन की उपासना करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आज माँ चंद्र घंटा की उपासना की जा रही है। तो आप देखिए लगातार भक्तगण श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, अपनी अर्चना कर रहे हैं, माँ से वरदान पा रहे हैं और यकीनन माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर शिव कुमार स्वामी की जयंती के पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर शिव कुमार स्वामी के जीवन से संबंधित वीडियो साझा कर लिखा, परम पूज्य डॉक्टर शिव कुमार स्वामी को करुणा और अथक सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके निस्वार्थ कार्य ने समाज को बदला है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनके प्रेरक व्यक्तित्व से ये पवित्र स्थान दशकों से समाज को दिशा देता रहा है। विशेष तौर पर एक शिक्षित और समान अवसरों वाले समाज के निर्माण की गंगा निरंतर बहती रही है। अपने जीवन काल में स्वामी जी ने जितने लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डाला, वैसा कम ही देखने को मिलता है। भगवान बसवेश्वर और स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद से पूज्य शिव कुमार स्वामी जी राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में समर्पित है। अपना शरीर का क्षण क्षण देश को नौछावर कर दिया। मुझे पूज्य स्वामी जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला, उनके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने 9 महीने बाद स्पेसएक्स कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटने के बाद ह्यूस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विल्मोर और विलियम्स ने कहा कि उनके अंतरिक्ष मिशन में आई दिक्कतों की जिम्मेदारी वे खुद लेते हैं, जिससे यह छोटी अवधि की उड़ान लंबी हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वह फिर से बोइंग के स्टारलाइनर में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने अंतरिक्ष यान संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुधवार 2 अप्रैल को बोइंग का दौरा करने की भी योजना बनाई है।
lay down on a bed for the first time in 9 months was pretty awesome. I crashed until the next day, and then just trying to get up and trying to move around and understand gravity. Went through a bunch of tests, and then that evening I got to come home and see my dogs who were waiting for me. So that was pretty special. और आइए अब नजर डाल लेते हैं खेल जगत की खबरों पर भी। आईपीएल के 13वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स ने अभी तक एक ही मुकाबला खेला है, जिसमें उसे जीत मिली है, जबकि इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 1 जीता है और टीम को 1 में हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अभी तक आईपीएल में कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 में लखनऊ की टीम ने जीत हासिल की है और 1 में पंजाब ने जीत हासिल की है। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह टूर्नामेंट हाल ही में विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह दूसरा मौका है जब राजगीर किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। इससे पहले नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने खिताब जीता था। JSW स्पोर्ट्स और SRFI ने भारत में 3 और अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। SRFI के संरक्षक N रामचंद्रन और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट और JSW स्पोर्ट्स के संस्थापक और निदेशक पार्थ जिंदल ने JSW इंडियन ओपन के मौके पर औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने PSA की ताज़ा रैंकिंग में 49वें स्थान पर वो आ गए हैं। अभी हाल ही में आयोजित हुए इंडियन ओपन में अभय सिंह एकल वर्ग में उपविजेता भी रहे थे, जिसका उन्हें रैंकिंग में फायदा मिला है। PSA रैंकिंग में 49वें पायदान पर पहुंच गए हैं स्क्वैश खिलाड़ी। वहीं महिला एकल में युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने भी 62वें स्थान पर अपनी जगह बनाने में सफलता पाई है। उन्हें रैंकिंग में 6 स्थान का फायदा मिला। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।